नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल और मैं शीतल। हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूब चुका है। अगर बीते वर्ष 2025 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ का जो है कर्ज मिलने वाला है, लेकिन बीते वर्ष की अगर बात करें तो 13,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में खर्च होंगे। वही बात करें इस बार जो है 3,000 करोड़ एक्स्ट्रा है जो हिमाचल प्रदेश को देने हैं। ये लगातार हिमाचल प्रदेश में मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। वहीं पर इस पर विपक्ष भी जो है अपनी बात सामने रख रहा है और लगातार लोग जो है इन सब चीज़ों से परेशान हो चुके हैं। वहीं पर कल भी जो है मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू ने जो है एक बैठक भी की थी और कई तरह के जो है वहाँ पर मुद्दों पर चर्चा भी हुई है, लेकिन लगातार ये बात जो है सामने आ रही है जहाँ पर कह सकते हैं कि अब हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो वित्तीय हालात जो है प्रतिदिन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2025 की अगर बात करें तो वहाँ पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस बार 2026 और 27 में हिमाचल को जो है 10,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज मिलने वाला है। राज्य के वित्तीय हालात इन सब चीज़ों से बिगड़ रहे हैं। छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश पर अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज हो चुका है। केंद्र ने रेवेन्यू डिफेंडेड ग्रांट यानी आरडीजी बंद कर दिया है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। कर्मचारी और पेंशनर्स अपने एरियर डीए और नए पे कमीशन की चिंता में हैं। बेरोजगारों और आम लोगों के लिए नौकरी और सब्सिडी का संकट खड़ा हो चुका है। फाइनेंस सेक्रेटरी देवेश कुमार के अनुसार अगर 2026-27 में सब्सिडी बंद और विकास कार्यों पर खर्च शून्य रखा जाए तब भी राज्य का कुल व्यय 48,000 करोड़ रुपए रहेगा, जबकि राजस्व करीब 42,000 करोड़ ही रहेगा। इसका जो मतलब है 6,000 करोड़ का सीधा घाटा रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि आरडीजी का बंद होना हिमाचल के लिए सबसे बड़ा झटका है। ये ग्रांट राज्य के कुल बजट का लगभग 13% हिस्सा था और इसे अचानक बंद कर देने से नकदी व्यवस्था डगमगा गई है। राज्य सरकार ने अतिरिक्त आय जुटाने की कोशिशें की हैं, जैसे वाटर सेस और शराब पर टैक्स बढ़ाना, लेकिन बढ़ते खर्च के सामने ये पर्याप्त नहीं है। इस वित्तीय संकट ने हिमाचल की सरकारी और जनता की योजनाओं पर गहरा असर डाल दिया है। इसी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी तक तो मुख्यमंत्री जी के बयान सिर्फ अखबारों में है और उनको इस बात को समझना चाहिए कि जब ऐसी परिस्थिति प्रदेश के सामने है तो इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी को अपने आप जो है वो बात करके करना चाहिए। ये बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है कि मीडिया के माध्यम से आप स्टेटमेंट देते रहे और व्यक्तिगत रूप से आप ऑपोजिशन के साथ कम्युनिकेशन ही ना करें। दूसरी बात तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार इस वक्त चल रही है और सरकार चल रही है तो दायित्व तो सरकार का है कि प्रदेश को ऐसे गंभीर आर्थिक संकट में से कैसे उबारा जाए। हम किन लोगों से बात करें, क्या बात करें, कितनी बात करें, इन सारी चीजों को सिर्फ मीडिया में पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है ये गंभीर परिस्थिति है। प्रदेश इस वक्त जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ इस कदर बढ़ता जा रहा है, एक तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति हमारे सामने है। और आज अगर मैं प्रेजेंटेशन का उसका थोड़ा सा मैं चलते चलते, क्योंकि मैं सारा दिन कार्यक्रम लगे थे, व्यस्त था, उसमें अगर मैं थोड़ा चलते चलते सुन रहा था, उसमें तो हालात इस प्रकार के अब बताए जा रहे हैं कि ना किसी को डीए मिलेगा, ना एरियर मिलेगा, टोटल सब्सिडीज जितनी भी मिलती हैं सारी की सारी बंद करनी पड़ेगी और यहां तक के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसका दायरा भी कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। और आगे बढ़कर के ये भी बात उसमें कही गई है कि
मैं अब ओपीएस के बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूं। ओपीएस के बारे में भी अब स्वयं ही कहा जा रहा है कि ओपीएस में भी हमको यूपीएस की ओर मुड़ना पड़ सकता है। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से जो उन्हें सत्ता बनाने के लिए जो चीजें करनी थी वो की है, लेकिन गंभीर आर्थिक संकट इस प्रकार से प्रदेश के सामने है, इस बात का आज वो जिक्र कर रहे हैं, आभास तो पहले से था। पिछली विधानसभा के दौरान जब हम सत्ता में थे उस वक्त ये अपोजिशन में थे, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट की एक बार नहीं हमने अनेक बार इनके सामने रखी है, विधानसभा के अंदर रखी है, विधानसभा के बाहर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी 10 गारंटियां देना सत्ता को हासिल करने के लिए थी। अभी एक हफ्ते पहले तक तो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि यहां पर भी शायद मेखल में सुलह में आकर के या कहीं जाकर के उन्होंने 10 गारंटियां पूरी करने में से 6 गारंटी पूरी करने की बात कही और उसके बाद 1500 रुपए महिलाओं को यहां देना शुरू कर देंगे, ये भी बात कही थी। लेकिन अब एकदम जब फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस आई, जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है उस पर पूरे 17 राज्यों को जहां मिलती थी उसको बंद करने की बात कही गई, उसके बाद अचानक हाथ पांव फूले पड़े हैं। क्या आप केंद्र सरकार के बलबूते ही सब चीजें करना चाह रहे हैं? यह गारंटी पूरा करने की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि इन बातों को लेकर के अब कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में 12वें वित्त आयोग के बाद फाइनेंस कमीशन ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है आप यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि ये अधिकार के रूप में नहीं आपको है। मदद कर रही है केंद्र सरकार, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। और इसलिए मैं इस बात को भी मैं कहना चाहूंगा, अब जरा जिक्र करें 11वें वित्त आयोग का, 12वें वित्त आयोग का, 13वां वित्त आयोग में देखें कि आप जरा जिस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त कितनी कर आरडीजी हिमाचल प्रदेश को मिली है। 13वें वित्त आयोग की अगर मैं पकड़ूं 7,800 करोड़ रुपीज मिली है कुल, जो 2010 से 2015 तक रहा। 7,800 करोड़ रुपीज की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली है। लेकिन मोदी जी आए तो उन्होंने 14th फाइनेंस कमीशन में 40,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी, हाईएस्ट एवर। और उसके बाद आगे बढ़कर के जब 15th फाइनेंस कमीशन में जब मैं चीफ मिनिस्टर था उस वक्त भी फाइनेंस कमीशन ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि भाई ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में आप लोग जो है इसको इसके हिसाब से आप मत चलिए। लेकिन हमने कहा कि कोविड का दौर है, पूरे देश की इकोनॉमी तबाह हुई है, इस वक्त हमारी भी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से तबाह हुई है, इसलिए आपको मदद करनी और पूरे देश भर में, क्योंकि हमने बहुत जोरदार ढंग से अपनी बात रखी और उसका परिणाम यह हुआ कि हाईएस्ट पूरे देश भर में सबसे ज्यादा 37,200 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिली। आप तर्क के साथ रखो बात, फैक्ट्स के साथ रखो ना। आप फैक्ट्स प्रस्तुत कर रहे हैं, आप एक तरफ से कह रहे हैं कि हिमाचल 2027 में जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, एक बार नहीं 20 बार विधानसभा के अंदर कहा, विधानसभा के बाहर कहा कि 2032 में हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। वो फॉर्मूला क्या हम पूछते रहे, ना विधानसभा के अंदर बताया ना विधानसभा के बाहर बताया। लेकिन आज इस इमरजेंसी सिचुएशन में तो आपको बताना चाहिए कि मेरे पास ये प्लान है जिसके कारण जो है 2027 में हिमाचल अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, यानी कि आर्थिक रूप से बिल्कुल अपने स्वावलंबन पर आ जाएगा और पूरे इसके साथ जो है किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि आप जो भी बातें करते हैं वो पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए करते हैं, रियलिस्टिक चीजों को क्यों नहीं आप सोचते हैं।
अगर आपके पास वो प्लान है तो प्रदेश जानना चाहता है इस वक्त कि आपके वो प्लान्स क्या हैं जो 2027 में आप कह रहे हैं कि भी आत्मनिर्भर हिमाचल बन जाएगा और 2032 में आप देश का सबसे समृद्ध राज्य बना करके देंगे। तो इसलिए ये गिमिक्स की पॉलिटिक्स छोड़नी चाहिए, उनको गंभीरता से लेना चाहिए। ये प्रदेश आप चला रहे हैं उस वक्त, और प्रदेश के लोग गंभीरता से सुने, सदमे में हैं लोग इस वक्त, सदमे में हैं लोग इस वक्त। जो आज की ये जो प्रेजेंटेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने की है कि आप फैक्ट्स बता नहीं रहे हैं, उनको छुपा रहे हैं, और जब फैक्ट्स जब सामने रखे गए हैं, अब कर्मचारियों को आने वाले समय में सैलरी का संकट होगा, पेंशन वालों का पेंशन का संकट होगा, डीए और सारी बाकी चीजें तो आप छोड़िए। अब बता रहे हैं कि भी बिजली पर सब्सिडी बंद होगी, गारंटी तो 300 यूनिट की दे रखी है आपने। पानी पर जो एक्चुअल रेट होगा उस पर आपको खरीदना पड़ेगा। बसों की जो एचआरटीसी को आप जो सपोर्ट देते हैं, ग्रांट देते, तो उसको बंद करने की बात कह रहे हैं कि वो भी संभव नहीं है। लायबिलिटीज आपकी इतनी सारी स्टेट की है जो देने को है, उन सारी चीजों को लेकर के मैं यही देख रहा था कि सब चीजें बंद करने के बावजूद, विकास कार्य बंद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद, उसके बाद आपका एरियर बंद, उसके बाद आपकी सब्सिडी बंद, और उसके बाद डीए बंद। ये सब बंद करने के बाद नौकरी पर प्रतिबंध, सब चीजें करने के बाद भी फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमारा 7,000 करोड़ रुपए का गैप रहेगा, जिसको हम पूरा तब भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत बड़ा संकट है, गंभीरता से लीजिए, आप थोड़ा गंभीरता से इस बारे में बातचीत करिए। और ये पॉलिटिकल में इसके नेतृत्व में जाने के लिए तैयार हूं, उसके नेतृत्व में जाने के लिए तैयार, लेकिन पहले बैठ करके बातचीत करिए, आपस में चर्चा करिए कि किया क्या जा सकता है। बजट सत्र भी कॉल कर दिया गया है। बजट सत्र कॉल किया है। अब इस मुझे जानकारी मिली कि सिर्फ 3 दिन का सत्र बुलाया गया है, और उसके बाद क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग है मुझे मालूम नहीं, क्या बजट प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि इस वक्त के हालात बहुत अलग तरह के हैं। ये आरजीडी को रिस्टोर करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने की बात की जा रही है, आप सपोर्ट करेंगे उसे? ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को सपोर्ट करने के लिए हम उसका विरोध करने का विषय नहीं है, लेकिन बात सिर्फ एक ही चीज को लेकर के है कि विधानसभा के अंदर उसका प्रस्ताव ला करके सिर्फ राजनीतिक मकसद को हासिल करने के लिए आप कर रहे हैं। जहां आपको बात करनी चाहिए थी फाइनेंस कमीशन के सामने और केंद्र में अपनी बात रखनी चाहिए थी, वहां रखनी चाहिए थी ना। और ये जो कुछ भी किए जा रहे हैं, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए किए जा रहे हैं। हम योद्धा हैं, हम लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे आप? हिमाचल के अधिकार की बात तर्क के साथ ही है। आप एक फेडरल स्ट्रक्चर में इस प्रकार से लड़ाई नहीं लड़ सकते कि आप कि सुबह से शाम तक आप केंद्र पर कितना आधारित हैं, निर्धारित हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं। सारी ग्रांट, सारी पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आपके सारे केंद्र सरकार के इससे सहयोग से चल रहे हैं। अन्यथा प्रदेश सरकार की स्थिति तो यह है कि हम 4 कदम चलने की स्थिति में नहीं है। एम्प्लॉइज में डर है कि उनकी सैलरीज भी रुक सकती हैं, क्या हालत इतनी गंभीर हो सकती है? इसमें आपको बताऊं कि भी इसमें संशय की बात ही नहीं रह गई है। दिस इज गोइंग टू हैपन। ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वस्तु स्थिति जो हमारे सामने उसमें तो यही परिदृश्य दिखता है कि आने वाले समय में या तो सैलरी 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक नहीं मिलेगी, या सैलरी आधी मिलेगी। और आने वाले समय में पेंशन को भी इस तरह के दौर देखने पड़ेंगे, ये स्थिति देखनी पड़ेगी। और जो पेंशनर्स की जो खासतौर से जो एम्प्लॉयज का जो ग्रेजुएटी वगैरह है, दूसरी सारी चीजें, वो संकट में सारी चीजें आ गई हैं इस वक्त। ठाकुर साहब, बात करें डील हुई है उस पर हिमाचल के सेब उत्पादक जो हैं वो थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो 80 रुपये फिक्स किया गया है और 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगने पर अमेरिका के सेब भारत में 100 से कम नहीं आएगा, और अमेरिका के सेब पहले ही 130 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भारत में लैंड हो रहा था, जबकि एमआरपी 50 रुपये था। तो ऐसी सूरत में केवल मात्र इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना ही मददगार होगा? देखिए, मैं आपको जिसमें भी राजनीतिक दृष्टि से बातें की जा रही, मैं
पहले देख रहा था, पहले कुछ ये पर्टिकुलरली एप्पल ग्रोअर में हम भी आते हैं, लेकिन ये सारी बातों को लेकर के जो कहने वाले लोग हैं, एक तो जो ऐसी विचारधारा के हैं जो वामपंथी विचारधारा की सोच के लोग हैं, और दूसरे जो है कांग्रेस के लोग जो राजनीतिक मकसद से सारी बातें करें। बड़ा स्पष्ट है, किसी प्रकार से हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एप्पल का जो प्रोडक्शन होगा, उसकी मार्केटिंग में कोई टैरिफ के कारण जो है कोई भी संकट नहीं आएगा। बड़ा क्लियर कर दिया है कल हमारे पीयूष गोयल जी ने, केंद्रीय मंत्री जी ने, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं। तो इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि अनावश्यक रूप से भ्रांतियां फैलाना उचित नहीं है, और हमारे हितों को प्रोटेक्ट किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे बागबानों के हितों की रक्षा की।